गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, जोहार एंड जय भारत। आप सबों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको लगातार विभिन्न प्रकार के कंसेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ। प्रतिदिन कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाया जाए। अगर ये चैनल अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे आगे बढ़ाएं। आज का खबर बहुत ही संवेदनशील, सेंसिटिव और तहलका मचाने वाला है। खबर है बहुत ही रिसेंट घटना पर आधारित है। तहलका मैगजीन के जो पत्रकार थे, उस पत्रकार के जो महान संपादक कहें या फिर सबसे बुरा संपादक कहें, सब कुछ कहा जा सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2013 में न्यूज मैगजीन तहलका के जो पूर्व संपादक थे तरुण तेजपाल पर बलात्कार के आरोप लगाने के बाद तेजपाल का तहलका कांड और फिर तरुण तेजपाल ने खूब दौलत कमाई, इस पर बहुत से हेडलाइंस जारी किए गए। तो एक रसूखदार पत्रकार के खिलाफ इतना गंभीर मामला जिसने मीडिया को पूरी तरह से झकझोर दिया, मीडिया इसकी खूब वाहवाही लुटाई। तो एक वक्त था जब हम भारत में यौन हिंसा से जुड़े कानूनों में ढेर सारे परिवर्तन की बात कर रहे थे, चाहे वो डिजिटल रेप हो, शादी में बलात्कार हो, काम की जगह पर यौन शोषण हो, शारीरिक संबंध बनाने में महिलाओं की सहमति जैसे मुद्दों पर खुलकर बहस होनी शुरू हुई थी। उस समय की बात कर रहा हूँ। करीब 8 साल बाद, मतलब 2013 से लेकर 2021 में चल रहा है, 8 साल बाद गोवा के फास्ट ट्रैक अदालत ने तरुण तेजपाल को अपनी सहकर्मी के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामले में जबरन बंधक बनाए जाने के करीब आरोप से बरी कर दिया है। अब देखिए कितना संवेदनशील है कि भारत में महिलाओं के अधिकारों के लिए बड़ी उथल पुथल के वक्त सामने एक ऐसा केस जो बलात्कार और यौन उत्पीड़न और मीडिया के बारे में क्या क्या बातें सामने आती है। देखिए, यौन हिंसा महिलाओं के साथ लगता है कि ये महिलाओं के जन्म से ही शुरू हो जाता है। दिसंबर 2013 और 2012 लगभग कहिए तो सही रहेगा, दिल्ली काली रात एक चलती बस में सामूहिक बलात्कार और उसके बाद हत्या, यौन हिंसा से जुड़े कानून की उसके बाद समीक्षा की गई और भारत के पूर्व न्यायाधीश जो रिटायर हो चुके हैं, जस्टिस वर्मा, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है जिसको हम लोग आज जस्टिस वर्मा कमेटी भी कहते हैं। उन्होंने दशकों से चले आए जो पुराने कानून थे उस कानून में आमूलचूल परिवर्तन किए, बहुत ही गंभीर परिवर्तन किया। 2013 में बलात्कार की परिभाषा में फोर्स्ड मतलब दबाव, पीनो वेजाइनल पेनिट्रेशन से बढ़ाया गया। नई परिभाषा के मुताबिक महिला के शरीर में किसी भी चीज, शारीरिक अंगों को जबरदस्ती, अगर किसी भी चीज को उसके शारीरिक अंग यानी प्राइवेट पार्ट में किसी भी चीज को जबरदस्ती डाला जाए तो उसको बलात्कार माना जाएगा। तेजपाल का मामला इस नई परिभाषा के तहत किसी रसूखदार व्यक्ति के खिलाफ आया पहला केस था। उस समय 2013 की बात कर रहा हूँ, तहलका मैगजीन के संपादक, उनके खिलाफ सबसे पहला केस यही था। महिला एक्टिविस्ट और ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन्स एसोसिएशन की जो सचिव है कविता कृष्णन, उनके अनुसार सिर्फ कानून की परिभाषा बदल देने से हिंसा की कोई मतलब एग्जैक्ट परिभाषा समझ नहीं आती। हिंसा तो जारी रहता है, हिंसा नहीं बदलती, हिंसा की समझ नहीं बदलती, वो तो कल्पना है, उस पर अभी भी सोच हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं। फैसला आने के बाद उन्होंने कहा कि पिछले सालों में पुलिस और न्याय व्यवस्था में कानून के बदलाव पर काफी बैकलेस देखा गया है। बार बार ऐसे मामलों में बलात्कार से कम छेड़छाड़ जैसा ही माना जाता है। बलात्कार मतलब छेड़छाड़ ही उसको बुलाता है कि औरत की नाक की ध्वनि पर सवाल उठते हैं या पहले से रही दोस्ती को अनकही सहमति का वजह मान लिया जाता है। अहम बात यह है कि तरुण तेजपाल की सहकर्मी ने उनके खिलाफ पुलिस केस करने की मंशा कभी जाहिर ही नहीं की है। इतनी गंभीर मुद्दा है तो जांच दफ्तर करे या पुलिस करे, सबसे बड़ी बात यही है कि जांच वही दफ्तर करेगा जहां पर यौन शोषण हुआ या वो पुलिस करेगी। तरुण तेजपाल पर गोवा में उनकी मैगजीन में एक बड़े आयोजक के दौरान अपनी जूनियर सहकर्मी के साथ यौन हिंसा का आरोप लगाया गया था। यह घटना उनके दफ्तर में नहीं हुई थी, काम से संबंधित आयोजन में होने की वजह से काम की जगह पर यौन उत्पीड़न को श्रेणी माना जाता है। काम की जगह पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए 2005 में
एक गाइडलाइंस बनाया गया था जिसको हम विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जाने जाते हैं। इसके तहत दफ्तर को काम की जगह पर यौन उत्पीड़न की जांच फैसले के लिए इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनानी होती है। 2013 में महिला ने अपने दफ्तर को चिट्ठी लिखकर पूरे मामले की जानकारी दी थी और जांच की मांग की थी। लेकिन संशोधित भारतीय कानून के मुताबिक अगर कोई महिला किसी काम की जगह पर यौन उत्पीड़न की शिकायत करना चाहती है तो ये उसकी मर्जी है कि वो इसके लिए दफ्तर में इंटरनल कमेटी के तहत जांच की मांग करे या क्रिमिनल लॉ की जो सेक्शन है 354 उसके तहत पुलिस के पास जाए। नेटवर्क फॉर वुमेन इन इंडिया की सह संस्थापक और पत्रकार लक्ष्मी मूर्ति गैर जरूरी या मामूली समझे जाने वाले आरोपों के लिए महिलाओं के पुलिस के पास जाने से झिझकती रहती है। महिलाएं जल्दी एक तो कितनी बार उनका मतलब एक तरह से व्यवहारिक रूप से सामाजिक रूप से कितना घिनौना होता है उनके लिए कि किस तरह से प्रस्तुत करें अपने साथ जो हुए आप बीती को। वो कहती है कि ये जो प्रावधान है किसी अन्य क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन जैसा ही रास्ता है जिसमें लंबा वक्त लगता है, पैसा खर्चा होता है, वक्त खर्चा होता है, सुनवाई के लिए गोवा जाना पड़ता है, डिफेंस लॉयर की टीम के सवालों को जवाब देना पड़ता है, मीडिया के आकलनों से निपटना पड़ता है, सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया वगैरह 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 कई प्रकार से मतलब कहें तो सेक्सुअल हरासमेंट कई बार हो जाता है। शिकायत सही पाए जाने पर छुट्टी, डिपार्टमेंट टीम बदला जाएगा, मैनेजर बदल दिया जाएगा, आर्थिक भुगतान और काउंसलिंग जैसे न्याय व्यवस्था इंटरनल कमेटी के द्वारा की जाएगी। ऐसा मतलब वर्क सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस पर होने पर होगा। तो ओवरऑल आपको ये समझ में आ गया होगा कि कितनी कारगर है दफ्तर की जांच। ये जो तरुण तेजपाल मामले में जो अभी निर्णय आया है, क्या इंटरनल कमेटी ने सब कुछ अच्छा किया है? क्या तरुण तेजपाल के किए गए कृत्यों को छुपाया गया है या हकीकत क्या है? क्या महिला ने जानबूझकर उन्हें फंसाया? शिकायतकर्ता ने इस कमेटी की तहत जांच की मांग की थी। यौन उत्पीड़न के बारे में खुलकर बोलने के आंदोलन जैसे @MeToo के दौरान ट्विटर पर बहुत सारे ट्रेंड चलाए गए। भारत के निजी क्षेत्र में कितनी कंपनियों ने कमेटी बनाई है? इंटरनल कमेटी का कितना आंकड़ा है? कोई डेटा है? देयर इज नो डेटा हाउ मेनी इंटरनल कमेटी दैट इज एस्टेब्लिश्ड बाय डिफरेंट सेक्टर्स, नो डेटा। पिछले सालों में बदलाव इस हद तक आया है कि अब लोगों ने इसमें थोड़ी जागरूकता है कि लोग खुलकर आ रहे हैं और अपने यौन उत्पीड़न में जो कुछ हुआ उनके साथ वो मीटू आंदोलन जैसे मामलों के द्वारा अपने विचार को प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, दफ्तरों की नियत अब भी न्याय दिलाने वाली नहीं है। कमेटियां या तो बनाई ही नहीं जाती है या तो सदस्यों का चयन कानून के मुताबिक नहीं होता। उसकी जानकारी में दफ्तर में सबको नहीं दी जाती है। दफ्तर में जानकारी सिर्फ और सिर्फ ऊपर बैठे पदाधिकारियों को मिलती है। तो 2020 में काम की जगह पर यौन उत्पीड़न पर हुए एक सर्वे में पता चला है कि 456 महिलाओं में से 1/3 महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है। इंटरनल कमेटी उनके साथ नहीं दी है। 50% इसके बारे में बताया कि कुछ नहीं होता है, नाम मात्र का इंटरनल कमेटी होती है। नेटवर्क फॉर वुमेन इन मीडिया में इंडिया और जेंडर एट वर्क के इस सर्वे की लेखिका ने स्पष्ट कहा है कि कमेटी की प्रक्रिया को अब भी मतलब संजीदगी से नहीं लिया जा सकता है। तो शॉर्ट में हम ये समझा सकते हैं कि भारत में कई कानून आए, कई कानून गए। कहते हैं ना, ढाक के 3 पात चले कुछ भी नहीं। तो वही है कि भारत में कई कानून बनाए गए महिलाओं के यौन हिंसा से संबंध में। बलात्कार एक ऐसी मतलब शोषण है, एक ऐसा अमानवीय कृत्य है जो मतलब महिला के जीवन को तार नहीं करता बल्कि उसके पूरे संपूर्ण परिवार, उसके समाज सभी को तार करता है। महिला विशेष और भी इस प्रकार के न्यूज लगातार मैं बनाता रहूँगा। प्रत्येक दिन की खबरों पर आपकी एक पकड़ हो, इसके लिए मैं हर एक दिन नया खबर आपके लिए लाऊंगा। तो आज का जो विषय था वो महिला उत्पीड़न का जो शिकार हुई थी 2013 में, उसके खिलाफ जो एक तरह से जो मुकदमा दायर किया गया था वो मुकदमा अब खत्म हो चुका है। तो किस प्रकार से इंटरनल कमेटी ने जांच किया, क्या इंटरनल कमेटी निष्पक्ष थी
क्या उस पीड़िता को न्याय मिला या नहीं मिला, आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।